उस डाकू की जिसे लोग कहते थे रॉबिन हुड। एक डाकू जो गरीबों के लिए था मसीहा। वो डाकू जो पैदा हुआ भारत में लेकिन मौत हुई पाकिस्तान में। वो डाकू जिसे भारत की पुलिस भी कभी नहीं पकड़ पाई। साल 1920 के आसपास का दौर था। उस दौर में पश्चिमी भारत में कई रियासतें थीं। जहां अंग्रेजी हुकूमत की पकड़ कमजोर थी, वहां के राजा अंग्रेजी हुकूमत को सालाना टैक्स देते, जिसकी वजह से अंग्रेजी हुकूमत उनके रियासत में ज्यादा दखल या फिर ये कहें कि ना के बराबर दखल देती थी। इन्हीं में एक सौराष्ट्र की वागनिया रियासत थी। अमरेली जिले के करीब 10 गांव को मिलाकर बने इस रियासत के राजा थे अमरावाला, जिन्हें घोड़े रखने का बड़ा शौक था। वैसे तो राजा महाराजाओं का घोड़े का शौक किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अमरावाला के घोड़ों के प्रति लगाव को ऐसे समझ सकते हैं कि उनके अस्तबल में करीब 70 अलग अलग नस्लों के घोड़े हुआ करते थे। जब भी वो शिकार पर जाते थे, इन घोड़ों की घुड़सवारी करके ही जाया करते थे। राजा अमरावाला ने अपने अस्तबल के घोड़ों की देखभाल के लिए एक आदमी को रखा था। नाम था भूपत सिंह चौहान। लंबी चौड़ी कदकाठी का भूपत सिंह चौहान अकेले उन 70 घोड़ों की देखभाल करता था। कहते हैं कि उन घोड़ों पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि तमाम घोड़े उसके सामने दुम हिलाते थे। भूपत एक ही झटके में घोड़ों को अपने वश में कर लेता था। इसी वजह से वो राजा अमरावाला उसे पसंद किया करते थे। जब भी वो शिकार पर जाते, भूपत सिंह चौहान को लेकर साथ लेकर निकलते थे। भूपत भी राजा के साथ शिकार पर जाकर हथियार चलाना सीख गया था। राजा अमरावाला भूपत पर काफी भरोसा किया करते थे। कहते कि उनकी रियासत में वैसे तो एक से बढ़कर एक लोग थे, लेकिन भूपत जैसा भरोसा वो किसी और पर नहीं करते थे। एक बार की बात है, बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ की मृत्यु के बाद उनके पोते प्रताप सिंह राव गायकवाड़ बड़ौदा के राज सिंहासन पर बैठे। कहते हैं कि प्रताप सिंह अपने दादा से बिल्कुल अलग थे। नए जमाने के प्रताप सिंह को खेल के प्रति काफी रुझान था। वो अलग अलग खेल खेलने में माहिर थे। इसलिए उन्होंने राज सिंहासन पर बैठने के बाद 1941 में अपने रियासत में बड़े स्तर पर खेल का आयोजन किया, जिसमें घुड़सवारी, दौड़, भाला फेंक और पोल जंप जैसे करीब 2 दर्जन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए प्रताप सिंह ने देश भर के तमाम रियासतों के राजाओं को आमंत्रण भेजा। एक न्योता वागनिया रियासत के राजा अमरावाला के पास भी पहुंची। राजा अमरावाला ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अपनी रियासत की ओर से भूपत सिंह चौहान को भेजा। इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए देश के कई रियासतों से लोग आए थे, लेकिन भूपत सिंह चौहान ने इस प्रतियोगिता में जितने मेडल जीते उतने किसी ने भी नहीं जीते। कहते कि भूपत ने 24 खेलों में से करीब 6 खेलों में पहले स्थान पर रहे, जबकि 7 खेलों में वो दूसरे स्थान पर रहे। ये भी कहते हैं कि उनके खेल को देखकर वहां मौजूद तमाम राजा हैरान रह गए थे। भूपत सिंह चौहान की वजह से वो वागनिया रियासत का काफी नाम हुआ। राजा अमरावाला भी भूपत से काफी प्रभावित हुए। उनका भरोसा भूपत पर और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब जब भी वो शिकार पर जाते, भूपत को हमेशा अपने साथ लेकर जाने लगे, उसे भी शिकार करने का मौका देते। खेलों में पारंगत भूपत सिंह चौहान अब हथियार चलाने में भी माहिर हो चुका था। देखते ही देखते वो साल आया जब भारत को आजादी मिली। राजा रजवाड़ों का राज खत्म हुआ और फिर लागू हुआ प्रजामंडल। सत्ता भी प्रजामंडल के नेताओं के पक्ष में झुक गया। राजा रजवाड़ों का राज खत्म होने के बाद भी भूपत सिंह चौहान ने राजा अमरावाला का साथ नहीं छोड़ा कि तभी एक ऐसी घटना घटती है जिसमें न सिर्फ राजा अमरावाला की मौत हो जाती है, बल्कि भूपत सिंह चौहान भी हथियार उठाने पर मजबूर होता है और बन जाता है गुजरात का पहला घोषित डाकू। दरअसल वागनिया के पास ही राजकोट के बांसवाड़ में एक मुस्लिम व्यापारी हुआ करता था। कहते हैं कि उस दौर में उन्होंने करीब 9 लाख रुपए खर्च कर अपने लिए आलीशान महल बनवाया था। इसी वजह से उनके घर का नाम भी लोगों ने नौलखा रख दिया था। घर बनने के कुछ दिनों के बाद ही घर में डकैती हो गई। इस डकैती की चर्चा मीडिया की सुर्खियां बन गई थी। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस डकैती का आरोप वागनिया के राजा अमरावाला और उनके सिपहसालार भूपत सिंह चौहान पर लगा। इस आरोप ने राजा अमरावाला को मानसिक तौर पर काफी परेशान कर दिया। जाहिर सी बात है कि राजा के ऊपर इस तरह का आरोप लगना बहुत शर्मिंदगी भरा था। ऊपर से राजा अमरावाला और भूपत के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया और फिर वही हुआ जिसका डर था।
एक दिन राजा अमरावाला ने इस शर्मिंदगी की वजह से आत्महत्या कर ली। हालांकि लोग कहते हैं कि राजा अमरावाला ने घरेलू कलह की वजह से आत्महत्या की थी। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो इतिहास के पन्नों में आज भी साफ नहीं हो पाया। खैर, राजा की मौत के बाद एक तरफ जहां भूपत अकेला हो गया था, वहीं अब उस पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी थी। राजा की मौत के बाद अब भूपत ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने पुराने दोस्त राणा भगवान डांगर से मिला। राणा और भूपत के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। चूंकि राणा का इतिहास आपराधिक रहा था, वो पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका था। ऐसे में अब भूपत ने राणा भगवान सिंह के साथ मिलकर वागनिया छोड़ने की ठान ली। उधर जेल में रहते हुए राणा के पिता की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में राणा भी अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना चाहता था। वागनिया छोड़ने के बाद सबसे पहले भूपत और राणा ने मिलकर अमरेली में ही राणा के पिता के हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया। अब राणा का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन अब तक राणा और भूपत पर हत्या जैसे आरोप लग चुके थे। पुलिस उन दोनों की तलाश कर रही थी। वक्त बीतता गया और भूपत राणा के गैंग में करीब 42 लोग शामिल हो गए और इस गैंग में इलाके में दहशत फैलाना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में दोनों के ऊपर करीब 87 हत्याएं और लाखों रुपए के लूट का आरोप लग चुका था। लेकिन जानकार बताते हैं कि भूपत और राणा ने कभी ना तो गरीबों को लूटा और ना ही परेशान किया और ना ही किसी महिला पर कभी गलत नजर डाली। जानकारी के मुताबिक दोनों सिर्फ अमीरों को ही लूटते थे, लेकिन खास बात यह थी कि जब भी वो लूटपाट करता, उसका आधा हिस्सा गरीबों को दान कर देता, गरीबों की बेटियों की शादी करवाता। पुलिस की नजरों में एक डकैत भूपत इलाके के लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं था। जब भी उसे पुलिस से छुपना होता, वो किसी भी गांव में जाकर छिप जाता और पूरा गांव उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और इसी वजह से उसे गिरफ्तार करने में पुलिस को भी सफलता नहीं मिली। अमरेली के छोटे से गांव बरवाला का ये नौजवान जल्द ही पूरे सौराष्ट्र में लोकप्रिय हो गया था। भूपत के बारे में एक मिथक ये भी है कि उसने आजादी के बाद बड़ौदा के गायकवाड़ राज परिवार को एक खत लिखकर कहा था कि लोकशाही आने के बाद जिन 42 कामगारों को वो सेवानिवृत्त कर रहे हैं, उन्हें मुआवजे के तौर पर कम से कम 5 बीघा जमीन दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गायकवाड़ परिवार के हर एक आदमी को मौत के घाट उतार देगा। भूपत सिंह की ये कहानी अक्सर सुनाई जाती है। एक बार भूपत की गैंग ने राजकोट के पास एक लूट को अंजाम दिया। 1948 में उसके साथी राणा के साथ वो राजकोट के सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गया, लेकिन इस बात की भनक पुलिस वालों को नहीं लगी। वहीं भूपत और राणा के लौट जाने के बाद जब इस बात की जानकारी सौराष्ट्र के गृह मंत्री को लगी तो पुलिस से बहुत खफा हो गए और भूपत की गिरफ्तारी तक तमाम पुलिस अफसरों के वेतन में से 25% कटौती करने की घोषणा कर दी। सौराष्ट्र पुलिस की नाकामी को देखकर पुणे से एक अफसर को सौराष्ट्र भेजा गया। इस अफसर का नाम था विष्णु गोपाल कानिटकर। साल था 1991। कानिटकर को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देकर राजकोट रेंज का आईजी बनाया गया। काम के शुरुआती दौर में ही कानिटकर को समझ में आ गया कि रजवाड़ों से विरासत में मिला पुलिस तंत्र भूपत का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने पूरी फोर्स की नए सिरे से ट्रेनिंग शुरू की। कानिटकर एक और समस्या से जूझ रहे थे। दरअसल भूपत पुलिस के मुखबिरों को शारीरिक की बजाय मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता था। वो मुखबिरी करने वाले शख्स के नाक कान काट लेता था। इतना ही नहीं, वो उस आदमी को चेतावनी देता था कि इस बेइज्जती से बचने के लिए अगर उसने आत्महत्या की तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। उस दौर में 40 से ज्यादा आदमी ऐसे थे जो भूपत की इस यातना का शिकार हुए थे। इधर भूपत के सबसे भरोसेमंद साथी राणा को किसी काम के लिए बड़ौदा जाना था। वो राणा के साथ मिलकर पुलिस के 700 जवानों की घेराबंदी को चकमा दे चुका था, लेकिन देवायत की मौत के बाद भूपत कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं था। राणा ने उससे कहा कि वो बेवजह घबरा रहा है। जल्द ही लौट आने के आश्वासन के साथ राणा बड़ौदा के लिए रवाना हुआ। पुलिस के पास पहले से यह सूचना थी कि राणा बड़ौदा आ सकता है। बड़ौदा पहुंचते ही पुलिस ने राणा को घेर कर उसका एनकाउंटर कर दिया। राणा के झटके ने भूपत को हिलाकर रख दिया। उसने फैसला किया कि भारत की पुलिस से बचने के लिए वो कुछ समय के लिए सीमा लांघ कर पाकिस्तान चला जाएगा। पुलिस को भी अपने खुफिया तंत्र से इस बात की सूचना मिल चुकी थी। सीमा पर नाकेबंदी तेज कर दी गई। 6 जून 1952 की रात भूपत नाकेबंदी को धता बताते हुए अपने 3 साथियों के साथ पाकिस्तानी सरहद में दाखिल हुआ। यहां उसे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया। गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करने के लिए जुर्म में उन्हें 1 साल की कैद और 100 रुपए का जुर्माना हुआ। भूपत पाकिस्तान गया तो था ये सोचकर कि जब मामला थोड़ा शांत होगा तो वो भारत लौट आएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। जेल से छूटने के बाद भूपत ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। उसने वहां एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली और अपना नाम बदलकर
अमीन रख लिया। उसने कराची के बाजार में दूध बेचना शुरू कर दिया। भारत की सरकार ने एक से ज्यादा दफा पाकिस्तान से भूपत को भारत को सौंपने के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उम्र के आखिरी पड़ाव में भूपत भारत लौटना चाहता था, लेकिन तब भारत की सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। आखिरकार 1996 में उसकी मौत के बाद उन्हें पाकिस्तान में दफना दिया गया।